बड़ी खबर की, क्योंकि हम देख रहे हैं एलएसी पर जिस तरीके से तनाव बरकरार है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है और पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया है। स्कार्डू एयरबेस पर लड़ाकू विमान पर पाकिस्तान ने बयान जारी किया और कहा है कि भारत झूठी खबरें दिखा रहा है। यह पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती के दावे को भी झूठा करार पाकिस्तान ने दिया है, क्योंकि भारत से टू फ्रंट वॉर की साजिश में चीन और पाकिस्तान इस वक्त है। लेकिन बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पीओके में स्कार्डू एयरबेस पर लड़ाकू विमान पर पाकिस्तान का बयान आया है, क्योंकि स्कार्डू एयरबेस पर चीन के लड़ाकू विमान देखे गए थे, जिस पर अब पाकिस्तान ने यह कहा है कि यह खबर पूरी तरीके से झूठी है और गिलगिट बाल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती के दावे को भी झूठा करार इस वक्त पाकिस्तान ने दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि हम देख रहे हैं स्कार्डू एयरबेस को लेकर खबर आई थी, क्योंकि पीओके में स्कार्डू एयरबेस है, उसको लेकर ही खबर आई कि वहां पर चीन के लड़ाकू विमान देखे गए हैं। और एयरबेस को लेकर अब पाकिस्तान ने पूरी तरीके से कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया है कि यह पूरी तरीके से झूठी खबरें हैं। हालांकि यह हर कोई जानता है कि किस तरीके से भारत से टू फ्रंट वॉर की साजिश में इस वक्त चीन और पाकिस्तान है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारत झूठी खबर फैला रहा है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। क्योंकि स्कार्डू एयरबेस की बात करें तो वहां पर लड़ाकू विमान देखे गए थे चाइना के और चीन के, लेकिन भारत झूठी खबर दिखा रहा है, यह पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि हम देख रहे हैं एलएसी की बात करें तो एलएसी पर किस तरीके से अभी तनाव लगातार बरकरार है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक बयान जारी किया गया और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि भारत प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी ऐसी खबर नहीं है। यानी पाकिस्तान की तरफ से भी जिस तरीके से सैनिकों का दावा किया गया था कि गिलगिट बाल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती की गई है, उसको भी झूठा करार पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। हालांकि यह हर कोई जानता है कि पीठ पीछे छुरा भोंकने की आदत पाकिस्तान की भी है और चीन की भी है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, क्योंकि स्कार्डू एयरबेस की बात करें तो स्कार्डू एयरबेस पे जिस तरीके से खबर हमने आपको बताई थी, लेकिन अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि यह खबर पूरी तरीके से झूठी है और भारत सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। यह पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है। हम कोशिश करेंगे हमारे सीनियर साथी जुड़ सके, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि खबर यह है कि पाकिस्तान लगातार भारत पे ही आरोप बढ़ रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि भारत से टू फ्रंट वॉर की साजिश में इस वक्त चीन और पाकिस्तान है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है जब भारत झूठी खबर दिखा रहा है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। लगातार हम देख रहे हैं बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन भारत से टू फ्रंट वॉर की साजिश में इस वक्त पाकिस्तान और चीन है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि भारत प्रोपेगेंडा फैला रहा है और भारतीय मीडिया झूठी खबर दिखा रही है, यह पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। और गिलगिट बाल्टिस्तान में सैनिकों की तैनाती के दावे को भी झूठा करार पाकिस्तान ने दिया है, क्योंकि खबर यह आ रही थी कि जिस तरीके से एलएसी पर हम देख रहे थे, एलएसी के नजदीक 20,000 सैनिकों की तैनाती की खबर आ रही थी। और गिलगिट बाल्टिस्तान की भी अगर हम बात करें तो गिलगिट और बाल्टिस्तान में सैनिकों के तैनाती की जो दावे थे वो किए जा रहे थे कि सैनिकों की तैनाती कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन झूठा करार दे दिया गया। इशफाक गौहर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और सीनियर साथी पूरी समझ रखते हैं इस पर और सुबह से हमें जानकारी दे रहे हैं। इशफाक, बताइएगा क्या कुछ खबर है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ये लगातार कह रहा है कि भारत सिर्फ प्रोपेगेंडा इस वक्त फैला रहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि भारत से ट्रू फ्रंट वॉर की साजिश में इस वक्त चीन और पाकिस्तान है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जहाँ तक स्कार्डू एयरबेस की बात करें, वो लगातार पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है और ख़ुद ग्लोबल टाइम्स के अंदर भी इस तरीके के लेख जो है वो आ चुके हैं कि टू वॉर फ्रंट बेसिस पर किस तरीके से चाइना अपने दोस्त मुल्कों का साथ लेगा और उनको साथ अपना देगा। उनमें फोर फ्रंट पर जो है वो पाकिस्तान भी है, उसमें फोर फ्रंट पर अब चाइना भी आ गया, अपना नेपाल आ गया, उसके फोर फ्रंट पर बांग्लादेश भी आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने
नहीं कह रहे थे बल्कि ग्लोबल टाइम्स से छपकर आई थी, और पाकिस्तान के जरा ब्लॉग यानी पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इसको कोट कर रहा था कि देखिए ये चीजें सही नहीं है। विद इन देयर ओन एस्टैब्लिशमेंट जब आप चर्चाओं को सुनेंगे जो शाम को प्राइम टाइम डिबेट्स उनकी चैनल्स पर होती हैं और बड़ी चैनल्स पर डिबेट्स होती हैं, उस डिबेट्स के अंदर भी इस बात का खुलासा पेश किया गया था कि देखिए पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को इतना ज्यादा बेंड नहीं होने की जरूरत है। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट है, एक दोनों मुल्कों के बीच करार है, लेकिन इस करार का हदगिज भी ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सॉवरेनिटी को खतरे में डालकर कुछ भी करें। तो ये तो वहां की डिबेट्स थी, इसमें हमारे ऊपर उंगली उठाकर वो कहेंगे कि देखिए यहां से इस तरीके की बातें हो रही है, ये गलत है। दरअसल पाकिस्तान को तो पहले अपने डिबेट्स जो टेलीविजन चैनल्स की डिबेट्स हैं उनको देखना चाहिए, और पूर्व अधिकारी जो वहां पर एयरफोर्स के आते हैं, आर्मी के आते हैं, पाकिस्तानी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के आते हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो कुछ उन्हें खरी खोटी पिछले 2 दिन से उनके नेशनल असेंबली के अंदर सुना चुकी है वो तो सबके सामने है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें, ये भी खबर आ रही थी जिस तरीके से हम देख रहे हैं नेपाल में किस तरीके से सियासी हलचल है इशफाक, लेकिन खबर कल ये भी आ रही थी कि इमरान खान नेपाल के पीएम से बातचीत भी करने वाले हैं। हालांकि अब खबर आ रही है कि नेपाल में जिस तरीके से सियासी हलचल है अब बातचीत नहीं हो पाएगी, क्या कुछ उसके बारे में भी जानकारी? देखिए अभी जो सूत्रों से खबर आ रही है वो ये है कि नेपाल की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। ओली की हुकूमत पर खतरा मंडरा रहा है। आज जिस बैठक के अंदर उन्हें जाना था वो पार्टी की बैठक में नहीं गए, इससे पहले भी 2 बार बैठक हुई है वो नहीं गए। तो ये साफ नाराजगी है ओली की तरफ से पार्टी के विरुद्ध और पार्टी की ओली के विरुद्ध। और ये भी माना जा रहा है कि थोड़ी देर में उनकी मीटिंग जो है वो होनी है प्रेसिडेंट से भी वहां पर, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ जो है वो नेपाल की टीवी पर आकर जो बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओली पर खतरा मंडला रहा है? तो अगर ये कोई ओली पर खतरा मंडला रहा है नेपाल के अंदर तो उसको कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड देने के लिए पाकिस्तान को भी सामने रखा गया था। यही वजह है कि इमरान खान ने आज तक कभी भी इस तरीके से बात नहीं की थी, वो डायरेक्टली ओली से बात करेंगे। साथ के देशों का जब इजलास बुलाना था, जब मीटिंग बुलानी थी, तब भी इस तरीके का माहौल नहीं बनाया गया था जिस तरीके का माहौल आज बनाया गया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कुछ समय हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद नेपाल की सिचुएशन जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि ओली की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अनुपम तिवारी साहब जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अनुपम जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर एलएसी की स्थिति की बात करें, इशफाक लगातार जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान ये कह रहा है कि स्कार्दू एयरबेस पर जो लड़ाकू विमान देखे गए थे चीन के, वो झूठा बता रहा है, भारत को ही झूठा उसने करार दे दिया है। पूरी जानकारी हम ले रहे थे। लेकिन अगर एलएसी की बात करें, वहां पर रक्षा मंत्री पहुंचेंगे, खबर यह भी है कि सीडीएस विपिन रावत वहां पर पहुंचेंगे, पूरी हालात की जानकारी ली जाएगी। अगर हम बात करें अब की, तो अब किस तरीके से अब चीन को जवाब देने की तैयारी हम कर चुके हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अब किस तरीके से साथ दे रहा है और गुलाम पूरी तरीके से पाकिस्तान चीन का बन चुका है। वहीं नेपाल भी इस वक्त गुलाम बन चुका है चीन का। तो चीन पूरी तैयारी के साथ है, हालांकि कहीं ना कहीं झुका भी नजर आ रहा है, ये भी खबर थी। देखिए साहब, हकीकत तो यही है कि भारत ने इस तरह की कार्रवाइयां इतनी जल्दी से करी हैं कि चीन को भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि उसके अगले कदम कैसे बढ़ने चाहिए। बिल्कुल। अब पाकिस्तान को उसने सहारा जरूर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि स्कर्दू के आसपास जो भी मूवमेंट देखी गई है, चाहे विमानों की मूवमेंट बताई जा रही हो, चाहे सैनिकों के जमा करने की बातें हो, लेकिन इसका कोई खास फर्क भारत पे इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत ने अपने आप को उसके लिए पहले से ही तैयार कर रखा है। बिल्कुल। स्कर्दू हमारी रडार में बहुत पहले से है और स्कर्दू के आसपास जो भी गतिविधियां हो रही होंगी वो भारतीय सेनाओं को उसका हर एक चीज पता होंगी। और चीन शायद मुझे लग रहा है कि अब अपनी नीतियों में खुद ही फंसता चला जा रहा है। कहीं अगर हम अनुपम जी ये देखें, स्कर्दू से जो लेह की दूरी है कम से कम 100 किलोमीटर की रही होगी और रहती है, और पूरी जानकारी भारतीय सेना को रहती है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि भारत प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन अब भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना से इस वक्त घबराए हुए हैं पाकिस्तान और चीन, क्योंकि इतिहास गवाह है जो भारत से टकराया है उसका क्या हश्र हुआ है, ये आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है।
सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। काराकोरम के आसपास जो भी मूवमेंट चल रहे हैं, देखिए काराकोरम की भौगोलिक स्थिति आपको समझनी पड़ेगी कि वही एक रास्ता ऐसा है जहां से पाकिस्तान और चीन दोनों की आपस में मूवमेंट हो सकती थी। तो भारत के वहां पर अपने हेलीपैड को रेडी कर लेने से, दौलत बेग ओल्डी तक रोड बना लेने से अब चीन को भी इस बात का बहुत बड़ा अंदेशा है कि भारत जिस समय चाहेगा उनकी इस दोस्ती को एक झटके में तोड़ देगा, वो पूरे काराकोरम वाला उस रोड को बंद कर सकता है। भारत इस स्थिति में आ चुका है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो रोड जब से बनना शुरू हुई उसके बाद से ही चीन आक्रामक हो गया है। अब चीन के आक्रामक होने के बाद जो चीन ने जो भारत को 3-4 तरफ से घेरने की कोशिश करी, उसमें देखिए नेपाल खुद अपने ही राजनीतिक पथों में फंसता चला जा रहा है। उनके प्रधानमंत्री की कुर्सी भी शायद खतरे में है इस समय। बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे अनुपम तिवारी जी, बने रहिएगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर एक निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि हम देख रहे थे राजनाथ सिंह का दौरा होने वाला था लद्दाख का, जो अब रद्द हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को रूबरू करवा दे। कल लद्दाख दौरे पर जाने वाले थे राजनाथ सिंह, लेकिन राजनाथ सिंह का दौरा रद्द हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि कल लद्दाख के दौरे पर रहने वाले थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लेकिन अब लद्दाख का दौरा उनका रद्द हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और खबर यह भी थी कि आर्मी चीफ और सीडीएस विपिन रावत भी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब लद्दाख के दौरे पर नहीं रहेंगे, यानी लद्दाख के दौरे पर वो नहीं जाएंगे। और यह पूरी तरीके से साफ हो चुका है, यानी उनका लद्दाख दौरा अब रद्द हो चुका है। अनुपम तिवारी साहब रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी बताइएगा, जिस तरीके से अब ये खबर आई है कि अब राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सेना लगातार अपना काम कर रही है और जो आर्मी चीफ लगातार अवगत करा रहे हैं राजनाथ सिंह को, तो क्या आर्मी चीफ वहां पर जा सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार दौरा तो हो रहा है और आगे आगने वाली जो रणनीति है वो रक्षा मंत्री तैयार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका अंदेशा बिल्कुल सही है, अंदाजा बिल्कुल सही है। रक्षा मंत्री वहां पे फिजिकली उनका जाना उतना जरूरी नहीं है जितना कि रक्षा मंत्री को बैठ करके डिसीजंस लेना है। डिसीजन रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री यही सब लेंगे और उन डिसीजंस को जमीनी हकीकत पहुंचाएंगी हमारी सेनाएं। तो हमारी सेनाएं वहां पर पूरी तरह तैनात हैं और यहाँ से चाहे सीडीएस हो, चाहे थल सेनाध्यक्ष हो, वायुसेना अध्यक्ष हो, सब एक एक मिनट की सबको जानकारी है। वहां पर सारे कोर कमांडर्स जो वहां पे तैनात हैं उनसे इनको सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई बहुत परेशान होने वाली बात है कि रक्षा मंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं या रक्षा मंत्री क्यों जा रहे हैं। शुक्रिया अनुपम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से अनुपम साहब बता रहे थे कि कोई फर्क इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा, और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको दोबारा रूबरू करवा दे, क्योंकि राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा रद्द हो गया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे सीनियर साथी इशफाक गौर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इशफाक, बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम रूबरू करवा रहे हैं, राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा इस वक्त रद्द हो चुका है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ वजह रही? देखिए, ये प्लानड मूव था राजनाथ सिंह के जाने का। खुद डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट करके ये कहा गया था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि दिल्ली के अंदर कुछ अहम तरीन बैठक है जो रक्षा मंत्रालय है, उसको लेकर कुछ बड़ी डिसीजन जो है वो पहले लिए यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए वो लद्दाख भी जाएंगे। तो ये वजह है कि कुछ प्री प्लानड मीटिंग्स थी जिन्हें शायद मुलतवी नहीं किया जा सकता, इन्हें कैंसिल नहीं किया जा सकता था। यही वजह है कि फिलहाल जो अभी थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से पता लगा कि कल का जो दौरा है वो फिलहाल टाल दिया गया और नई डेट जो है बहुत जल्द बताई जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से हम रक्षा विशेषज्ञ से थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे इशफाक, वो कह रहे थे कि आर्मी चीफ का जाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और हालात की वो जानकारी लगातार रक्षा मंत्री को देते रहे, वो बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि रक्षा मंत्री का जाना लद्दाख में इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आर्मी चीफ को जाना वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जानकारी लगातार राजनाथ को दी जा रही है। तो हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सीनियर साथी जो बता रहे थे कि लद्दाख दौरे पर अब राजनाथ सिंह नहीं जाएंगे, और आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि खबर यह थी कि आर्मी चीफ के साथ लद्दाख दौरे पर जा सकते हैं राजनाथ सिंह, और हम देख रहे थे कि सीडीएस विपिन रावत की भी खबर थी कि वो भी वहां पर जाएंगे। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि चीन के वाणिज्य मंत्री का बयान भी सामने आया है, यानी ऐप को लेकर चीन तिलमिलाया हुआ है और ऐप को लेकर दोबारा सोचे भारत, ये चीन की तरफ से कहा गया है। और चीनी ऐप बैन होने से इस वक्त
बौखला गया है चीन। और रविशंकर प्रसाद का बयान भी हमारे भारत की तरफ से आया था कि चीनी ऐप बैन होने से चीन पर कड़ा प्रहार किया गया है, जिसके बाद चीन के वाणिज्य मंत्री की तरफ से बयान आता है और वो कहते हैं कि इन ऐप को के लिए दोबारा भारत सोचे, क्योंकि चीनी ऐप बैन होने से इस वक्त बौखला गया है चीन। हैदर अली हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ेंगे और पूरी जानकारी हम उनसे ले सकेंगे, क्योंकि लोगों की प्रतिक्रिया भी इसमें लगातार आ रही है। लेकिन रविशंकर प्रसाद का जिस तरीके से बयान आया कि ऐप बैन होने के बाद चीन पर कड़ा प्रहार किया गया है, लेकिन उसके तुरंत बाद चीन के वाणिज्य मंत्री की तरफ से बयान आया और चीनी ऐप बैन होने से चीन बौखलाया हुआ है। हैदर अली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, चीन के वाणिज्य मंत्री का बयान आता है, इससे पहले हालांकि भारत की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने कहा, रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि चीन पर कड़ा प्रहार इन ऐप को बैन करके किया गया है। क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्योंकि चीन इस वक्त बौखला गया है? हर्ष, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चीन को ये उम्मीद ही नहीं थी कि भारत इस हद तक जा सकता है। भारत ने 59 चीनी ऐप जो बंद किए हैं, उसके बाद से चीन पूरी तरह तिलमिलाया हुआ है। और उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि जो 59 ऐप बंद हुए हैं, उसका खामियाजा चीन को $6 अरब चुकाकर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो चीन का ग्लोबल टाइम्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल टाइम्स में खबर छपी है, तो उसमें साफ तौर पर लिखा है जो बाइटडांस कंपनी है, जो कि हेलो और टिकटॉक की मदरलैंड कंपनी है, उसने इन दोनों को बनाया है, तो उसको तकरीबन $6 अरब का नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं चीन की बौखलाहट तो लाजमी है और बौखलाहट उसको होना पड़ेगा, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब जो है वो इंडियन ऐप जो है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने सुना होगा चिंगारी जो ऐप है, जो कि टिकटॉक का रिप्लेस मानी जा रही है, उसको तकरीबन 30 लाख लोगों ने अब तक 30 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। इसके अलावा अगर हम शेयर चैट की बात करें, जो कि शेयर चैट एक बहुत पॉपुलर ऐप थी चाइनीज, उसकी जगह पे शेयर चैट जो है उसको तकरीबन अब तक हर घंटे 5 लाख बार डाउनलोड किया जा रहा है और उसको 1.5 करोड़ लोगों ने अब तक डाउनलोड किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो भारतीय लोग हैं, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चीन की रीढ़ की हड्डी पर सीधे सीधे प्रहार किया गया है। और रविशंकर प्रसाद भी यही कहते हुए नजर आए कि चीन पर कड़ा प्रहार किया गया है। लेकिन लोगों की अगर बात करें, लोगों की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है, आपकी बातचीत भी लगातार हो रही है, ग्राउंड जीरो पर आप इस वक्त हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भारत का फैसला एकदम सही था और अब जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? अब जाहिर है कि आत्मनिर्भर भारत अगर आपको बनाना है तो इस तरह के कदम उठाने हैं। अगर 59 ऐप अगर भारत ने बैन किए तो उनका रिप्लेसमेंट तो भारत में आया ना। जब उनका रिप्लेसमेंट भारत में आएगा, जब भारत की रोपोज, भारत की चिंगारी, भारत की मित्रों, शेयर चैट जैसे ऐप जब भारत में बढ़ेंगी तो बिजनेस फैलेगा। और जब वो बिजनेस फैलेगा तो जाहिर है उसमें इंडियन लोग जॉब करेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत तो बनेगा ही। और ये एक अच्छा कदम है। अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो सरकार के साथ खड़े हैं। भले ही मिलियंस फॉलोवर है टिकटॉक स्टार के, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि हम और जो प्लेटफॉर्म है हम उन पर आएंगे। और कई टिकटॉकर जो है उन्होंने तो बाकायदा वीडियो भी अपलोड किए हैं कि आप चिंगारी को यूज करें, आप रोपोस पर अपना अकाउंट बनाएं, आप शेयर चैट पर आएं, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म में जिस पर आप आकर अपनी पहचान बना सकते हैं। क्योंकि जो टिकटॉक स्टार हैं ऑलरेडी वो फेमस हो चुके हैं। हाँ, एक यह है टिकटॉक की वजह से जो हमारा गांवों के अंदर जो टैलेंट था, जो टैलेंट ऐसा था किसी के सामने नहीं आ पाता था, टिकटॉक ने उस टैलेंट को जरूर उजागर किया है। और वो लोग अपने परिवार की जीविका कमा लिया करते हैं टिकटॉक के जरिए। तो वो लोग भी अब जब यूट्यूब की बात अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन चीनी ऐप को बैन किया जा रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत की तरफ से क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात तो कही जा रही है, लेकिन क्या लोगों को आर्थिक मंदी से निपटने के लिए क्या तैयारी है भारत की बात करें? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात कही जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर देखने को भी मिल रहा है। अर्थव्यवस्था पटरी पर लाई जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी एक वजह यह भी थी कि आपने देखा 22 दिन तकरीबन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, चूंकि लॉकडाउन में सारी चीजें बंद थी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। लेकिन अगर बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो उस पर काम जरूर कर रही है सरकार। क्योंकि अब कोशिश सरकार की यह है कि बाहर के जो चीनी ऐप थी उनको बंद करें, तो इंडिया के अंदर प्रमोट जो हमारी इंडियन ऐप है उनको प्रमोट करें। इसके अलावा लोग मजदूरी की तरफ ना जाकर अपना काम करें, भले ही अपना स्टार्टअप छोटा डालें, लेकिन अपना स्टार्टअप डालने की कोशिश करें। उससे ऐसा होगा कि आप खुद तो बिजनेस करोगे, साथ में आप 10 लोगों को और जॉब दे सकते हो अपने हिंदुस्तानी भाइयों को। तो
ये जो प्लानिंग है सरकार की, जो आप प्लानिंग स्टार्टअप पे जोर दे रही है, तो ये जरूर कारगर साबित होगी, क्योंकि हमारा देश नौजवानों का देश है और आने वाले वक्त में जब यूथ जो है वो स्टार्टअप की तरफ जाएगा तो जाहिर है कि अगर एक स्टार्टअप पड़ेगा तो उसमें 10 लोगों को और जॉब मिलेगी। अब जरा रविशंकर प्रसाद के बयान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब वो बयान दे रहे थे तो हालांकि उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरा भारत एक है और हम देख रहे हैं कि चीन पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कस दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी भाषा इसलिए इस वक्त में बोल रही है ताकि पाकिस्तान को खुश किया जा सके और चीन को खुश किया जा सके, क्योंकि राहुल गांधी की जो चीन के राजदूत से मुलाकात होती है उसके बारे में सही जानकारी तो अब तक दी नहीं गई, लेकिन कांग्रेस सवाल बीजेपी पर उठा रही है। हाँ, जाहिर है जब से गलवान घाटी का मामला सामने आया है तब से ही कांग्रेस पूरी तरह हावी है और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की बात करें तो पूरी तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी या सीनियर जितने भी लीडर हैं वो उस दिन से ये सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उसका जवाब अब बीजेपी ने देना शुरू जरूर कर दिया है। इससे पहले अमित शाह ने भी आपने देखा कहा था कि आप संसद जब लगेगी आप आइए चर्चा करेंगे। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद की बात करें या जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने भी पलटवार किया था। तो कांग्रेस चूंकि विपक्ष में है और विपक्ष का काम होता है सरकार पर सवाल खड़े, लेकिन हाँ, इन चीजों पे जहां मसला हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हो, देश की सुरक्षा को हो, एलएसी का मुद्दा हो, उस पर सवाल खड़े करना जरूर कांग्रेस के लिए खराब है, लेकिन फिर भी विपक्ष में होने के नाते वो सरकार से पूछना उसका फर्ज है और वो पूछ रहे हैं लगातार कि हमारी क्या जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है, नहीं किया है। तो इस पर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं इस चीज को कि हमारी कोई भी जमीन चीन के कब्जे में नहीं है, हालांकि तनाव अभी भी बरकरार है, लेकिन कांग्रेस इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। उसी का ये नतीजा है, रविशंकर प्रसाद ने भी आज पलटवार किया है। बहुत शुक्रिया हैदर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। तो चीन की अगर हम बात करें तो चीन पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद की बात करें तो रविशंकर प्रसाद का बयान भी सामने आया है, जिसके बाद चीन के वाणिज्य मंत्री की तरफ से बयान दिया गया और ऐप को लेकर यह कहा गया कि भारत दोबारा सोचे, क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया था कि जो ऐप को हमने बैन किया है चीन पर एक तरीके से कड़ा प्रहार है, लेकिन उसके तुरंत बाद चीन के वाणिज्य मंत्री की तरफ से बयान आता है और ऐप को लेकर दोबारा सोचे भारत, ऐसा चीन की तरफ से कहा जाता है। यानी चीनी ऐप बैन होने से पूरी तरीके से चीन बौखला गया है। लेकिन अगर चीन की बात करें तो चीन अच्छी तरीके से ये याद कर ले कि जब भारत की सेना प्रहार करती है तो तबाही दुश्मन देश के लिए पूरी तरीके से तय है। तो चीन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे उसका नुकसान हो, और हमने देखा जिस तरीके से ऐप को बैन किया गया, अब चीन के वाणिज्य मंत्री ये कहते हुए नजर आए, यानी चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐप के बारे में भारत दोबारा सोचे। यानी भारत पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है चीन में भारी तबाही लाने के लिए। क्योंकि बात करें अगर हम चीन की, तो चीन जिस तरीके से हिमाकत कर रहा है और अपने जिस तरीके से हमने देखा पाकिस्तान को इस वक्त उसने गुलाम बना रखा है। नेपाल की बात करें तो नेपाल से मिलकर वो चाल चल रहा है, लेकिन उसकी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि अहंकार ना किसी का रहा है और ना किसी का रहता है। तो सीधे आपको लिए चलते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। की सहायता, माई गॉव की सहायता, सीडैक की सहायता और जितने भी संबंधित पक्ष हो सकते हैं उनकी सहायता ली जा रही है। आज का दिन ये ऐतिहासिक है, शायद दुनिया का ये सबसे बड़ा हैकेथॉन होगा जो कोविड-19 के खिलाफ दवा की खोज में हजारों लाखों विद्यार्थियों को और यंग वैज्ञानिकों को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो लेटेस्ट टूल्स हो सकते हैं उनकी सहायता से इस खोज को और अधिक प्रभावी और कम से कम समय में संभव बना पाएगा। मैं इस काम के लिए हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सर, जिस तरह से देश में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, 6 लाख से ज्यादा का आंकड़ा प्राप्त किया, एक आशंकाएं है, हालांकि कुछ दवाइयों की खोज भी जारी है, वैक्सीन का भी ट्रायल अब होना है, क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी भी प्रकार से कोई भी घबराने की या किसी भी तरह के पैनिक की देश के लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। केसेस की संख्या 135 करोड़ के देश में 6 लाख है। दुनिया से मुकाबला करेंगे तो ये आपको
वास्तव में बहुत कम लगेगी। इन 6 लाख लोगों में भी 3,60,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि वैक्सीन के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन भारत भी इसमें सबसे आगे। ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरों